क्वेश्चन 58 तक कंप्लीट हो गए थे। चलिए इसके 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के रहते हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं और थोड़ा आइडिया ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव में और इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं आज। क्या है क्वेश्चन 59? अ टाइटली वाउंड लॉन्ग सोलिनॉइड हैज़ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है n, तो लिख लेते हैं जो डाटा हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? n। n हमारे पास टर्न्स है और क्या दे रखा है साथ में हमारे पास? रेडियस है r, रेडियस r, करंट है हमारे पास I करंट है। इसके बाद अ पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड मास m। चार्ज है Q और मास क्या है? m। is projected from a point on the axis in a direction perpendicular to the axis. What can be the maximum speed? क्या मैक्सिमम स्पीड होगी for which the particle does not strike the solenoid? सोलिनॉइड से ना टकराए। देखो एक पार्टिकल है, सोलिनॉइड है, अगर करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब सोलिनॉइड है, कैसे उसकी सोलिनॉइड की स्ट्रक्चर होती है बना लेते हैं। सोलिनॉइड कैसे होगा? ऐसे होगा, एक तरह से एक सर्कल की तरह होगा, ये बोल सकते हो। अब मान लीजिए एक सर्कल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। अब इसकी रेडियस मेरे पास अगर r है, सेंटर से रेडियस r बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कर रहे हैं तो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटेट करेगा। ठीक है, किया। वो कह रहा है कि सोलिनॉइड से नहीं टकराना चाहिए वो। अगर इससे ना टकराना चाहिए तो क्या होगा? क्या कर सकते हैं हम इसको? हम क्या करेंगे, तो उस जो पार्टिकल की है मैक्सिमम जो रेडियस होगी ना, वो क्या कर देंगे? r/2 कर देंगे। अगर ये रेडियस r है, अगर मैं r/2 करूँगा, उसकी रेडियस क्या की, जो पार्टिकल होगा r/2 कर दी मैंने, तो क्या होगा? उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? टोटल r के इक्वल होगा। तो मतलब ऐसे कुछ सर्कल बनाएगा, इसके यहाँ ऐसे कुछ सर्कल बनाएगा, इसकी रेडियस होगी r/2। ठीक है, r/2 होगी तो इससे टकराएगा नहीं। ठीक है, सोलिनॉइड से कंप्लीटली, और सर्कुलर रोटेट भी करता रहेगा। तो अगर मैं इस चीज़ को लगाऊं, सर्कुलर मोशन आएगा तो क्या होगा? mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब फोर्स होगा F=QVB। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरे को स्पीड निकालनी थी v, वो v किसके इक्वल होगी? QB/r/m होगी। लेकिन वो टकराना नहीं चाहिए, टकराएगा नहीं तो रेडियस क्या होगी उसकी? हाफ। तो QB/r/2 होगी, इसके लिए r/2 ये होगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलिनॉइड के लिए? B=μ0NI। पीछे क्वेश्चन काफ़ी लगाए हमने, तो उसको पुट कर दो। Q μ0NI r/2 ये होगी उसकी स्पीड। ठीक है, ये था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 60। देखो कोई डाउट रहता है ना कहीं से भी कुछ तो पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन 60 देखते हैं। 60 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? A tightly wound long solenoid is kept with its axis parallel to a large metal
शीट, एक मेटल की शीट है, ये मेटल की शीट है, मान लीजिए ये मेटल की मेरी शीट है, उस पर क्या टाइटली बाउंड कर दिया लॉन्ग सोलेनॉइड इसके ऊपर, टाइटली बाउंड करना है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड था, लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था जिस पे करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड या इनवर्ड थी, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर निकाल रहे थे सीट की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सीट की वजह से आ रहा था ना, वो कितना था, म्यू नॉट K/2। एट पॉइंट P पे देख रहे थे जीरो आ रहा था, R पे जीरो आ रहा था, Q पे हमारा म्यू नॉट K आ रहा था, क्योंकि वहाँ B1 + B2 हो रहा था, तो एक की वजह से कितना था, म्यू नॉट K/2। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हमने किया था क्वेश्चन नंबर, मैं बता देता हूँ कौन सा था वो क्वेश्चन नंबर, था ये जो हमारा 52 था, 52 में किया था हमने, ठीक है। चेक कर सकते हो अगर ना समझ में आए तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड सीट की वजह से म्यू नॉट K/2 था आया था। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। सीट की वजह से बता रहा हूँ मैं, द सरफेस करंट थ्रो अ विड्थ DL, सरफेस करंट, अब बोल दिया इसमें करंट कितना दे रखा है, किसकी वजह से, विड्थ DL की वजह से, कितना है, KdL है, ठीक है। आगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज N, नंबर ऑफ टर्न कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स वो दे रखी है मेरे को N। अब देखो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा एक मिनट आगे देख लें, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड इज फाउंड टू बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड फाउंड टू बी, फाइंड द करंट इन द सोलेनोइड, ए पार्ट है, करंट निकालना है सोलेनोइड में, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, करंट निकालना है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है मान लेता हूँ मैं इसको प्लेट मान लेता हूँ, ये जो सीट थी ना ये प्लेट की वजह से था, प्लेट की वजह से, जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्लेट पे होगा किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड की वजह से आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, प्लेट पे कितना है होता है म्यू नॉट K/2, ये हमने निकाला था। सोलेनोइड पे कितना है, म्यू नॉट Ni, यही होगा आई। अगर यहाँ से अगर मेरे को करंट निकालना तो किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो K/2N आ गया, ठीक है। करंट निकालना था ए पार्ट में, वो मेरा आ गया। चलिए ये था मेरा ए पार्ट, इसी का बी पार्ट देखता हूँ अब बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द सोलेनोइड इज रोटेटेड टू मेक इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मेटल शीट, क्या किया, जो सोलेनोइड था जो था इज रोटेटेड, सोलेनोइड को अगर मैं रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, जो सोलेनोइड इसको रोटेट कर दिया, रोटेट मतलब 90 डिग्री कर दिया, ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर कर दिया टू मेटल सीट, मेटल सीट के परपेंडिकुलर, तो व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर होगा तो कितना होगा, तो देखो अगर परपेंडिकुलर करूँगा तो क्या होगा, मान ली ये सीट थी, इस पे ये सोलेनोइड था, ये उसके परपेंडिकुलर हुआ, उसमें इधर था, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इसमें इधर होगा, ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा। परपेंडिकुलर किया है, इसी के परपेंडिकुलर रख लो मान लो, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट की बात करूँ कितना आएगा, तो बी नेट या रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ BM का स्क्वायर प्लस BS का स्क्वायर, मतलब मैंने ऊपर क्या लिया है, प्लेट, मेटल शीट लगा लो जो भी है, ठीक है, BP का स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो दोनों का स्क्वायर 2 टाइम हो जाएगा, √2 टाइम ऑफ BS या BM कुछ भी कर लो, ठीक है, या BP जो आप रिप्रेजेंट करो सिंबल वो ले लेना, तो √2 BP या BS हो जाएगा। और BS किसके इक्वल था, सीट या
प्लेट, अगर मैं प्लेट के इक्वल रखता हूँ इसको, तो प्लेट का मेरे पास था μ0K/2, तो उसको रख लो यहाँ, तो B इज इक्वल टू √2 टाइम ऑफ μ0K/2, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना उसके परपेंडिकुलर करके, तो रिजल्टेंट तो निकालना पड़ेगा अगर आप परपेंडिकुलर उसके डालते हो इस चीज़ को। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा देख लेना, समझना, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया, काफ़ी अच्छे से करवाया है। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड था, तो जिसके ऊपर था उसको परपेंडिकुलर किया था, रोटेट करा था। ठीक है, देखना आप पीछे जरूर है, अच्छे से बता रखा है हर एक चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 61। ठीक है, चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, हमारे चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा फिर इसके अलावा, इसके ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा 61। क्वेश्चन 61 में हमारे पास डाटा क्या क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो वही होता है, डाटा लिख लो। कैपेसिटर कैपेसिटेंस दे रखी है C, कितनी 100 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ना। 100 माइक्रोफेराड का मतलब होता है 100 टाइम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, इतने फेराड। तो यहाँ से कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गई, नॉर्मली बात करूँ तो मैं 10⁻⁴ फेराड, इतनी आ गई। ठीक है, उसके बाद इस पर मैं वोल्टेज दे रखी है V 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। और क्या दे रखा है मेरे को, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, सोलेनॉइड हैविंग 4000 टर्न्स पर मीटर, तो N दे रखी है 4000 नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये आगे, इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप कर दिया 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर दिया। मान लीजिए V था, इसका 90% ड्रॉप किया, तो V प्राइम मान लिया 90% ऑफ V, 90% ऑफ V। ठीक है, 90% की अगर मैं बात करूँ, 90/100 इंटू 20 कितना आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 18 वोल्ट आ गया। चलिए 18 वोल्ट आ गया, ड्रॉप किया था इसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू इन 2 सेकेंड, टाइम भी बोल दिया इसने 2 सेकेंड में, T था 2 सेकेंड में, ये किया था 2 सेकेंड में ऊपर वाला। द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ है एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसकी बात हो रही है, ऊपर सोलेनॉइड दे रखा है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड B कितना होता है, B इज इक्वल टू μ0NI, ये होता है सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं बात करूँ तो ये होता है। चलिए अब इसमें भी हमें क्या नहीं है, हमारे पास I नहीं है, मेन क्या नहीं है हमारे पास, I नहीं है। अब I निकालेंगे, I किसके इक्वल होता है, करंट की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। I इज इक्वल टू dQ/dt, चेंज इन टाइम 2 सेकेंड में हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, पोटेंशियल में इतना चेंज हो रहा है, पहले इतना था फिर इतना हो गया। सिंपल सी देखो, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो उसके लिए हमें चार्ज पता होना चाहिए। अब चार्ज क्या होता है वो तो हमें पता ही है, Q किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। कैपेसिटेंस की बात हो रही है यहाँ, तो Q किसके इक्वल आ गया, ऊपर वाले के लिए बात कर रहा हूँ। Q C कितना है 10⁻⁻⁴, और V कितना है 20, तो चार्ज कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻³ कोलम। ठीक है, चार्ज आ गया। अब मेरे पास चार्ज को फाइंड आउट किया है हमने, करंट फाइंड आउट करना था। अब ये देखो करंट क्या होता है,
आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है। चेंज इन चार्ज, अब देखो पोटेंशियल में 90% चेंज आ रहा है 2 सेकंड में, तो चार्ज में भी चेंज आएगा। तो क्यू आ गया, यहाँ से क्यू डैश और निकाल लेंगे, क्यू तो आ गया इसकी वजह से, और क्यू डैश यहाँ से आ जाएगा, कितना आएगा वो निकालो। सी वी डैश आ जाएगा, कैपेसिटेंस उतना ही रहेगी, 10⁻⁻4 इंटू 10⁻18, इसको लिख सकता हूँ 1.8 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट कितना हो गया, आई इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज अपॉन टाइम, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 1.8 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 2 सेकेंड 2, तो करंट किसके इक्वल आ गया 0.2 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया करंट आ गया 10⁻⁻4 एम्पियर। सोल्व करने के बाद यहाँ से आ गया इतना। चलिए आगे देखें। अब देखो यहाँ से मेरे को चाहिए था करंट, करंट आ गया μ0 4 इंटू 10⁻⁻7 होता है, एन कितना दे रखा है 4000 दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा बी इज इक्वल टू μ0 कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7, चलिए एन कितना है 4000 इंटू आई कितना है 10⁻⁻4, तो यहाँ से ओवरऑल बात करूँ तो बी कितना हो गया 16 पाई, इस 3 को कैंसिल करो 10⁻⁻8, इतना टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा फाइनल बन गया इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक था ये क्वेश्चन हमारा 61 था। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें आगे आप सोल्व करना चाहो तो 16 इंटू पाई को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 3.14 वैल्यू होती है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे फाइनल, ठीक है। चलिए यहाँ तक एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मैं ट्राई करूँगा थोड़ा आइडिया दूँ आपको सिर्फ, ठीक है। कोशिश रहती है कि ऑब्जेक्टिव आप खुद ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर पूछ लो। स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है जिसमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो उसका डीप एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता दूंगा आपको। और कोशिश करो ऑब्जेक्टिव को आप किसी कोई रिलेशन है तो उससे कंपेयर करके, ठीक है। थ्योरी वगैरह थोड़ी बहुत माइंड में हो और रिलेशन से कंपेयर करो, आप किसी रिलेशन को जानते हो तो वहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं फटाफट। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्या कहता है, अ वर्टिकल वायर कैरी ए करंट इन अपवार्ड डायरेक्शन। एक वर्टिकल वायर है जो कैरी कर रही है करंट अपवार्ड डायरेक्शन में। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन में, अ वर्टिकल वायर carry a current in upward direction, an electron beam sent horizontally towards the wire will be deflect, किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, क्या कह सकते हो आप। एक वर्टिकल वायर है, ये वर्टिकल वायर होगी, कैरी कर रही है करंट इन अपवार्ड डायरेक्शन, अपवार्ड डायरेक्शन में इसका करंट है। अगर करंट अपवार्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इसमें, एन इलेक्ट्रॉन बीम सेंट हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स द वायर विल बी डिफ्लेक्ट, तो हॉरिजॉन्टली वायर की तरफ इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, तो यहाँ से आप क्या करोगे, राइट एंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। हमें क्या बताना है, द इलेक्ट्रॉन सेंट टूवर्ड्स द वायर विल बी डिफ्लेक्ट, किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगे वो बताना है, तो किस तरफ होंगे, अपवर्ड, अपवर्ड होंगे, आंसर सी। कैसे होंगे वो देखते हैं अब।
अगर मैं राइट हैंड थंब रूल की बात करूँ तो देखो, करंट की तरफ ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, आउटवर्ड, और इस साइड इनवर्ड जाएगा। इसमें इस तरफ कोऑर्डिनेट में इनवर्ड होगा, इस तरफ आउटवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड, करंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो फोर्स किधर लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करो। उसमें क्या होता था, FBI। करंट है ऊपर की तरफ, एक मिनट रुकना, क्या था इसमें, अपवार्ड की तरफ होगा। कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाया हमने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ। अब देखो क्या कह रहा है आगे, इलेक्ट्रॉन बीम सेंट हॉरिजॉन्टली। अगर इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली सेंड कर दी, इधर गई, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अब ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है कि बीम, बीम की बात की है, इलेक्ट्रॉन इधर, तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है, तो करंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी। अब देखो करंट इस साइड हो गया, FBI लगाते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल, करंट किधर है, इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और फोर्स किधर हो जाएगा, इस तरफ, अपवर्ड। ठीक है, तो आप इस चीज़ में राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दोनों का यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए, ना समझ में आए ना जिसको ऑब्जेक्टिव पूछ लेना क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट था ये। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड है, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है जो केप्ट रख दी अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के अलोंग जो कैरी कर रहा है करंट। द स्ट्रेट वायर जो थी विल एक्सर्ट एन इनवर्ड फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप। द स्ट्रेट वायर क्या करेगी, द स्ट्रेट वायर विल फोर्स लगाएगी, इनवर्ड फोर्स सर्कुलर लूप पे, या एक्सर्ट एन आउटवर्ड फोर्स, विल नॉट exert any force on the circular loop, will exert a force on the circular loop parallel to it। देखो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो सीधी सी बात है, फोर्स का रिलेशन क्या होता है वो देखो आप, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब देखो स्ट्रेट वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। कैसे, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब एंगल कितना होगा, जीरो, क्रॉस का मतलब साइन होता है, साइन जीरो, जीरो हो जाएगा, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है उसमें, द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, कैरी है करंट जो करंट रख रही है, द स्ट्रेट वायर विल एक्सर्ट इनवर्ड फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप। तो इसमें क्या हो रहा है, हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हम देखेंगे मैग्नेटिक जो फील्ड है वायर पे वो कहाँ होगा, अलोंग इट्स सर्कमफ्रांस, सर्कमफ्रांस पे होगा, जो क्या कर रही है, करंट रख रही है, करंट एलिमेंट IDL, तो मैग्नेटिक फील्ड भी और IDL भी, लेंथ कंपोनेंट IDL भी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, एक दूसरे के पहले जीरो होगा, तो इसलिए फोर्स जीरो हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो ये था आंसर, इसका आंसर आएगा विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द सर्कुलर, आंसर आएगा C। ठीक है, सोचो इस चीज़ से कैसे रिलेट करोगे आप, ऊपर वाले में मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल यूज़ करो, दोनों को यूज़ करो, आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या, इस रिलेशन का यूज़ करो और थोड़ा फील करो क्वेश्चन को, कैसे क्या क्या सिचुएशन हो रही है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ना है कोई क्वेश्चन तो कमेंट में पूछ लेना, उस क्वेश्चन को मैं स्पेसिफिक करवा दूंगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
एक प्रोटॉन बीम है, एक प्रोटॉन की बीम इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड एन इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ नेग्लेक्टिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, लेकिन करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो उससे अपोजिट होगा, तो दोनों में क्या होगा, नेग्लेक्ट द अर्थ मैग्नेटिक, द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द प्रोटॉन अपवर्ड डाउनवर्ड टूवर्ड्स द प्रोटॉन बीम। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। देखो दोनों बीम हैं, उनको उनकी करंट डायरेक्शन आप अगर देखोगे ना तो वो सेम डायरेक्शन में होगी, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। मतलब कि क्या हुआ, अगर सेम डायरेक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है अपोजिट फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। सॉरी, आप देख लो करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड आप उसके कोरस्पॉन्डिंग देख लोगे। देखो वही है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा, करंट उस वायर में दे दिया है तो आपको फोर्स पता चल जाएगा किधर लगा रहा है, एक दूसरे के कैसे लगाएंगे, अपोजिट होगा, एक दूसरे को अट्रैक्टिव होगा, उससे वो पता चल गया। उससे आपको क्या पता चल जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट होंगे टुवर्ड्स द प्रोटॉन बीम, वो उस चीज़ को दिखा देंगी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, का आंसर होगा ए। कैसे पता चलेगा, मैंने बता दिया, फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लो, ठीक है। दूसरा स्टेप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज़ करके फोर्स पता चल जाएगा। करंट है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो फोर्स की डायरेक्शन दोनों वायर के लिए आपको पता चल जाएगी, इन बिटवीन उसके बीच में देखनी है। मान लीजिए एक ये वायर है, एक ये वायर है, ठीक है, करवा ही देता हूँ यार, कोशिश करो अपने आप करने की। इसमें करंट की इधर डायरेक्शन है, इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है। अगर इस रीजन में मैं बात करूँ, इस रीजन में अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करूँ तो इनवर्ड होगा, इसमें क्या होगा, इसमें आउटवर्ड होगा, इसमें आउटवर्ड होगा, इसमें इनवर्ड होगा उसमें, ठीक है। तो फोर्स की बात करूं, करंट ऊपर की तरह एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो करंट है ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर होगा, इसके इधर, फोर्स हो गया इधर, ठीक है। अब दूसरे की बात करूं तो एफ बी आई, करंट किधर है, करंट है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, फोर्स हो गया इधर, ठीक है। तो किसी एक के रिस्पेक्ट दूसरा आप देख लेना, ठीक है। मैंने तो ये रैंडम बताया, आप ऐसे इस चीज़ को अप्लाई करना इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में कैसे आप देख सकते हो इसको। अगर बोथ द बीम हैव करंट इन द सेम डायरेक्शन, अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में हुआ तो सबसे पहले तो था क्या, एक प्रोटॉन बीम थी, एक प्रोटॉन बीम थी, इज गोइंग फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी प्रोटॉन बीम, ठीक है। एंड और एन इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इलेक्ट्रॉन बीम साउथ से नॉर्थ जा रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ उसके कारण, उसके कारण देख लो, डायरेक्शन देखो। चलो इसको रिलेट करना, कैसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने थोड़ा आइडिया दिया है, उस चीज़ को अप्लाई करके देखो, अगर कुछ निकलता है तो बताना, ठीक है। नहीं आता तो फिर हम कंप्लीट क्वेश्चन को ले लेंगे। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 आता है। देखो हर एक क्वेश्चन को मैं डीपली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको हर एक सोल्व करके दिखाऊं। कोशिश करो खुद करने की एक बार, डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, रिलेशंस जो हमने एक्सरसाइज में अब तक किए सबका यूज़ कर लो। आपके पास क्या आउटपुट आ सकती है, उन सब से क्या आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन में जो चीज़ आप लगा सकते हो लगाओ, सब रिलेशन है, डायरेक्शन है, सब लगाओ, कुछ उससे हम आउटपुट ले रहे हैं, कुछ आ रही है हमारे पास आउटपुट, क्या क्या निकाल सकते हैं, और फिर देखो हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है, कंपेयर कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ए सर्कुलर लूप इज केप्ट इन दैट वर्टिकल प्लेन,
which contains the north south direction, it carry a current that is towards north at the topmost point. Let A be a point on the axis of the circle to the east of it and B a point on this axis to the west of it. The magnetic field due to the loop किधर होगी? अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। यार सब खेल डायरेक्शंस का है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। और मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। सर्कुलर लूप बना लो एक। अब देखो ए पॉइंट कहाँ बोला इसने, लेट ए बी ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कल टू द ईस्ट ऑफ इट। ईस्ट ये है, यहाँ पे ए पॉइंट है। एंड बी ए पॉइंट ऑन दिस एक्सिस टू द वेस्ट ऑफ इट। बी यहाँ पे है, ए बी हो गए। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? यही है, मैं किधर होगा? अगर इसमें करंट मेरा आउटवर्ड है, a circular loop kept vertical plane which contains north, it carry a current that is towards north at the top most point. अगर ये देखो करंट अगर इसमें रोल कर रहे हैं, इससे देखेंगे तो किधर जा रहा है वो? वेस्ट की तरफ, टूवर्ड्स वेस्ट। और बी से देखेंगे तो हमारा टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ, तो इधर ही आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? इज टूवर्ड्स वेस्ट एट बोथ ए एंड बी। डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो यार कुछ भी नहीं है यार, थोड़ा रिलेट कर लो इन क्वेश्चन को और बता देना कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है? कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। सिचुएशन शोन इन फिगर, देखो फिगर में कुछ ड्रा किया गया, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है। करंट है इसमें भी करंट की डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। निकालना क्या है इसमें वो देखो। कंसिडर द सिचुएशन शो इन फिगर, द स्ट्रेट वायर इज फिक्स्ड बट द लूप कैन मूव अंडर द मैग्नेटिक फोर्स। द लूप विल क्या होगा? लूप क्या करेगा? मूव करेगा टूवर्ड्स द वायर की तरफ। कैसे? अगर इनफाइनेट लॉन्ग बार है उसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, बी कितना होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। एम्पियर्स लॉ लगाते हैं तो वो आर पे डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन किधर थी? ऊपर की तरफ है और आर कम है। यहाँ देखो तो इसमें क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, वह सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। और ये देखो इसमें आर कम है तो इधर फोर्स जो इसमें है भी इसको रिपेल करेगी, लेकिन ये फोर्स इससे ग्रेटर है। आप देख सकते हो इसके लिए आर ग्रेटर है तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। इधर ज़्यादा होगा तो क्या होगी? टू मूव करेगी टूवर्ड्स द वायर। तो आंसर हो गया बी इसका। क्वेश्चन 5 का आएगा आंसर बी। आंसर बी आएगा। इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि सारे डायरेक्शन पे बेस्ड है। मैंने डायरेक्शन को एक्सरसाइज में इतनी बार अच्छे से बताया है, हर कोऑर्डिनेट में कैसे होगी, ठीक है। वहाँ से चेक करो, नहीं आती समझ में कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव का कोई क्वेश्चन फिर भी नहीं आ रहा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो पर एक बार खुद से ट्राई करो। सारे ऑब्जेक्टिव मेरी कोशिश रहती है कि ऑब्जेक्टिव आप खुद ही करो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव खुद से करना आपके लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ा तो सोचोगे आप क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं? एक चार्ज पार्टिकल है, मूव अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, किधर होगा? मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज कितना होगा? चार्ज पार्टिकल इज मूव अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
तो देखो सबसे पहले आप रिलेशन देख लो, क्वेश्चन 6 आपको क्या रिलेशन याद आता है? अगर चार्ज मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? क्वेश्चन 6। तो हम F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। देखो यार चैप्टर पढ़ते हो ना तो आसानी से हो जाती हैं चीज़ें। अब देखो V मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए इधर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है इधर है, और चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ मूव कर रहा है, पैरेलल है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? तो चार्ज के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जिससे वो मूव कर रहा है, ठीक है, इसी के पैरेलल मूव कर रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है इनके बीच, ठीक है। क्रॉस का मतलब साइन 90 डिग्री, अगर परपेंडिकुलर होगा तो ही फोर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें क्या बताना है? द लूप विल, नहीं, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना लगा रहा है? 0 लगा रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो गया, पता चल गया क्या होगा? डी। कुछ नहीं है, मैं तो खुद भी अच्छे से क्वेश्चनों को अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ बस इसमें क्वेश्चन में कैसे हो सकता है। आप खुद से ट्राई करो, नहीं आता तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, एक मूविंग चार्ज क्या करता है? प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, या बोथ ऑफ देम, दोनों, या नन ऑफ देम, उसमें से कुछ भी नहीं। तो आपको क्या लगता है? दोनों चीज़। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी। समझ जाओगे कैसे होगा? क्वेश्चन 7 का आंसर हो गया सी। एक मूविंग चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो ये था मेरा 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्ट, एक पार्टिकल है प्रोजेक्ट किया इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया बाउंड बाय द पार्ट डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? अब बताना है। तो देखो क्या बताना था? एरिया बाउंडेड बाय द पाथ, एरिया बाउंड किया हमने, एरिया निकालना है। तो देखो एक पार्टिकल प्रोजेक्ट इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो आपको पता फोर्स क्या होता है? एफ इज इक्वल टू, ऊपर देखो, ऊपर वाला रिलेशन देखो, परपेंडिकुलर है पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। 8वें क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ मैं, क्यू वी बी। तो वो क्या होगा? सर्कुलर आएगा तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर। चलिए दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। अगर सर्कुलर में आएगा तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्केयर, यही होगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँ? एरिया लिख लेता हूँ, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्केयर। अब एरिया निकालता हूँ यहाँ से, कैसे निकलेगा देखते हैं। चलो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ऊपर वाले को, एरिया ये होता है, हमें एरिया बाउंड बाय एरिया निकालना है। ऊपर वाला रिलेशन बना, इससे एरिया निकालो। इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, ये होगा, होगा। चलिए अब देखो एरिया क्या होगा? पाई आर स्केयर। तो आर का स्केयर कर देता हूँ तो एरिया किसके इक्वल आ गया? पाई टाइम ऑफ एम वी बाय क्यू बी का, आर की वैल्यू पुट कर दो इसमें। एरिया बाउंड बाय वो किसके प्रोपोर्शनल? वेलोसिटी के, मूवमेंट की, काइनेटिक एनर्जी, या नन ऑफ दिस। ये चीज इन ऑप्शन में से बताना था हमने क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने किया सोल्व तो एरिया किसके इक्वल आ गया? एम का स्केयर वी स्केयर हाफ, ठीक है। तो यहाँ से अब इस सारी चीज़ को अगर मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, कोई इफेक्ट होगा? चलिए कर लेते हैं एक बार। क्यू बी का स्केयर, यहाँ से मैं इसको
क्या कर सकते हैं आगे इसमें, सोचो। वेलोसिटी स्केयर हो गया ना, सिर्फ वेलोसिटी की तो नहीं है, या ना ही तो मूवमेंट है, सिर्फ मोमेंटम का भी स्केयर बन रहा है, ठीक है। तो इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, कुछ आउटपुट आएगी उससे कंपेयर होगा ये। तो हम क्या करें इसमें, इसको मास कॉमन निकाल लेते हैं। एक मास कॉमन निकाल लिया, नीचे से यहाँ बार है पाई, और क्यू भी निकाल लिया का स्केयर, इसका स्केयर कर लिया। ये क्या बच गया, एम वी स्केयर बच गया, ठीक है। देखो वेलोसिटी का स्केयर बच रहा, मोमेंटम का भी स्केयर बच रहा है। स्केयर ऑफ मूवमेंट नहीं बोल रहा, स्केयर ऑफ वेलोसिटी नहीं बोल रहा, तो इसलिए नहीं कह सकते कुछ भी। तो हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से डिवाइड, तो एरिया किसके यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 2 यहाँ चला गया हाफ एम वी स्केयर, तो ये प्रोपोर्शनल आ गया काइनेटिक एनर्जी के, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी के, आंसर होगा सी, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए टाइम काफ़ी हो गया आज के लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आप खुद ट्राई करो, इस यूनिट को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी में भी, तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्टिव में किसी भी क्वेश्चन में इसके चैप्टर के, यहाँ तक कि मैंने इनमें भी ये 8 क्वेश्चन इनमें भी मोटा मोटा थोड़ा बताया है, आइडिया दिया है। अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है पीछे क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन नहीं हुए हैं, मैं तो ये नहीं कहता क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है चीज़ों को, बहुत चीज़ें थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ मैं हर क्वेश्चन में, मोटा मोटा ऊपर से ऑब्जेक्टिव में खासकर। एक्सरसाइज तो मैं लगभग करवाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो लगता नहीं मेरे को आएगी, अगर फिर भी आए तो पूछ लेना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर कोई आए तो ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।